इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जिसकी जो एयरलाइन कंपनी है उसे इंडिगो कहा जाता है। इंडिगो की अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। इनफैक्ट अगर किसी को ट्रैवल और टूरिज्म प्ले करना होगा एयरलाइन में तो इंडिगो ही सबसे अच्छी और सबसे उम्दा ऑप्शन होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर आप देखेंगे तो जो एनालिस्ट की कंसेंसस टारगेट प्राइस है इंडिगो पे वो करीब 2,930 रुपये की है, जो कि 20% से ज़्यादा का रिटर्न पोटेंशियल बता रहा है अगले 12 महीने में। 82% एनालिस्ट जो ट्रैक करते हैं कंपनी को उनकी बाय रेटिंग है कंपनी पे, और सिर्फ 9% जो एनालिस्ट है उनकी सेल रेटिंग है। अब क्या ट्रिगर्स है इंडिगो के लिए अगले एक साल के लिए? अगर सबसे पहला ट्रिगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो नियर मोनोपोली टाइप मार्केट शेयर है। 60% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में इंडिगो की। पूरे ग्लोब में अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हार्डली कोई ऐसी कंपनी होगी, एयरलाइन कंपनी होगी जिसकी डोमेस्टिक मार्केट में 60% मार्केट शेयर है। तो नियर मोनोपोलिस्टिक मार्केट शेयर है इंडिगो की। अब चूंकि इतना बड़ा मार्केट उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी गैदर कर लिया है तो अब उनका जो मेन एम है वो इंटरनेशनल मार्केट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। करंट कैपेसिटी में करीब 23% जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में डिप्लॉय किया जाता है, बट आगे चल के कंपनी इस नंबर को 30% तक बढ़ाना चाहती है। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ाना ये उनका अब मेन फोकस रहेगा, जिसके से ज़्यादा रेवेन्यू आ सकते हैं और ज़्यादा मार्जिन अक्रेटिव होता है इंटरनेशनल रूट्स अगर हम देखें तो। उसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है एयरलाइन स्पेस में, और एयरलाइन के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इंडिगो की। 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टोटल कैश है इंडिगो के बुक्स में। उसी के साथ अगर आप देखते तो कंपनी ने जो एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए हैं वो 1000 से भी ज़्यादा का है। तो ये क्लियरली जस्टिफाई करता है, क्लियरली दिखाता है कि आगे चल के जो ग्रोथ प्लान्स है कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब पीटर एल्बर्स एक रीसेंट इंटरव्यू में इटिना को कहे थे कि आगे चल के लॉन्ग टर्म पीरियड पे वो जो एविएशन मार्केट का ग्रोथ एनविसाज कर रहे हैं वो 15% से ज़्यादा है। मतलब मिड टीन्स का ग्रोथ आगे चल के इंडिगो से एक्सपेक्टेड है, और उसी कारण ये 1000 प्लेन का कंपनी ने ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दे रखे हैं। इसमें कुछ रिप्लेसमेंट भी होंगे बट ज़्यादातर कंपनी के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लान्स है इंडिगो का। और अगर सम अप हम करें तो डोमिनेंट मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। कैपेसिटी एडिशन आगे चल के स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेन के ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी ने दे रखे हैं, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है पूरे इंडस्ट्री में इंडिगो का। और इसी दम पे एनालिस्ट काफ़ी बुलिश है कंपनी पे, और आगे चल के वो कम से कम 20% से ज़्यादा का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर प्राइजेस में इंडिगो के अगले 12 महीने में। बिल्कुल, तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो एनालिस्ट की एस्टिमेट आ रही है और रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो वो है 12 मंथ की रिटर्न पोटेंशियल है। 29% की अपटेक यहाँ से भी एक्सपेक्टेड है, और कंसेंसस टारगेट प्राइस जो हम लोग देख रहे हैं वो है 1986 रुपीज़। मोस्ट एनालिस्ट ने बाय रेटिंग मेंटेन की हुई है। 93% की एनालिस्ट, 93-94% के एनालिस्ट है जिसने बाय रेटिंग मेंटेन की है एचडीएफसी बैंक पे, और होल्ड रेटिंग है 6.4% जो एनालिस्ट होल्ड रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी एनालिस्ट ने सेल रेटिंग नहीं दी एचडीएफसी बैंक के लिए। नाउ यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करें, क्या है ट्रिगर्स बैंक के लिए आगे जाते हुए, तो वन, तो बैंक काफ़ी वेल पॉइज्ड है इन टर्म्स ऑफ गेन करने के लिए मार्केट शेयर, बोथ इन टर्म्स ऑफ लीडिंग इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग। तो वहाँ पे लेंडिंग और डिपॉजिट्स में ग्रोथ अच्छी है, मार्केट शेयर गेन्स की एक्सपेक्टेशन भी है। एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अर्निंग्स और रिटर्न रेशियो होगी वो बॉटम आउट हो जाएगी Q2 FY24 में, और फिर वहाँ से रिकवरी ग्रेजुअली दिखेगी। तो Q2 के बाद रिकवरी ही एक्सपेक्टेड है, और ओवरऑल हायर मिक्स भी है अनसिक्योर्ड लोन्स का जो एड करेगा ओवरऑल निम्स जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को। इंक्रीज कॉस्ट सेलिंग भी एड करेगी फीस के लिए, जो क्योंकि मर्जर की वजह से इंक्रीज कॉस्ट सेलिंग हो रही है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की, तो वहाँ पे फीस को भी एड करेगी। और ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस देखें वो है लोएस्ट लेवल्स एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन सिंस 2009 में अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूएशंस दिखे थे, तो यहाँ से ये लोएस्ट लेवल्स पे है। तो काफ़ी वैल्यू भी दिख रही है एचडीएफसी बैंक में, और ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स बन जाते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए। और भूलिए मत, यहाँ पे बात करें तो मर्जर के बाद ओवरऑल ग्लोबल टॉप 10 बैंक्स में बाय कैप बन जाता है एचडीएफसी बैंक। तो श्योरली वॉच आउट करेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए, और काफ़ी अच्छी पोटेंशियल भी है रिटर्न पोटेंशियल नेक्स्ट 12 मंथ में 29% की रिटर्न पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। जीएसपीएल पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है जिसकी वैल्यूएशन इस समय काफ़ी आकर्षक है, बिजनेस अपने आप में काफ़ी आकर्षक है, और पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें वहाँ पे इसकी पूरी तरह से मोनोपोली है।
तो GSPL पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक दो रीजंस हम आपके सामने जरा रखते हैं, आप उसको नोटिस करेंगे तो आपको खुद से पता लगेगा कि इस शेयर के अंदर काफ़ी दम है और कम से कम 20% तक का रिटर्न दे सकता है, जो कि देश की 2 बड़ी ब्रोकिंग हाउसेज ने भी हाल में ही रिपोर्ट जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है। पहला पॉइंट, इसके अंदर जो गैस ट्रांसमिशन का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है। आप पिछली बार थोड़ा दबाव था, लेकिन इस बार के क्वार्टर के अंदर हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 17% के आसपास बढ़ा है और मार्केट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आगे चल के गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम है ये अपने आप में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, जिससे कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट होगा। दूसरी बात, ज़्यादातर इस तरह के मार्केट के अंदर हमें कई बार शेयर्स की वैल्यूएशन पर डाउट होता है कि ये शेयर चलेंगे, कहीं महंगा तो नहीं है। तो हम बता दें कि GSPL इस समय फेयर वैल्यूड है ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की निगाह में। वो इस वजह से एक तो इसका PE करीब 10 के आसपास चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से भी 14% बनता है, उसके भी नीचे है। आप इसको पीयर से भी कंपेयर करेंगे तब भी उसके नीचे है। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से भी ये शेयर ठीक है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका मानना है कि FY 24-25 एस्टिमेशन के हिसाब से कम 15% का एवरेज आपको ROE ये देने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा हमने जब इसके कुछ फाइनेंशियल्स को चेक कर रहे थे तो 2 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल के आए। फर्स्ट, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और साथ ही इसमें प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर DIs भी हैं, FIs भी हैं, प्रमोटर भी है, पब्लिक भी है, यानी कि इक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है, एक तरफ टिल्ट नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, कई बार एक्स्ट्रॉर्डनरी बेनिफिट होता है। तो एक सेफ स्टडी आराम से 15% 16% साल में बढ़ने वाला स्टॉक ये है। इसके अलावा हमने जब इसका स्टैंड अलोन पैट वगैरह का एस्टिमेशन चेक किया कि आने वाले दिनों में इसका बीटा यानी कि इसका जो मार्जिन है, जो कामकाजी मुनाफा है या इसका मुनाफा है वो कितना बढ़ सकता है, तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो करीब करीब 16% अबीटा बढ़ने के चांसेस हैं और मुनाफा करीब 13% की ग्रोथ के साथ आपको दिखेगा, जो कि इसके लोअर बेस से आपको ज़्यादा अच्छा प्रतीत होगा। तो इसलिए GSPL इस लिहाज से भी काफ़ी हद तक ठीक लगता है। फिर हमने सारे जब फाइनेंशियल आंकड़े छांट लिए, सब कुछ देख लिया, फिर हमने एक एक्सपर्ट्स के पोल पे भी ट्रस्ट किया। हमने करीब 21 एक्सपर्ट्स का अलग अलग व्यू हमने पता किया, तो उसमें से 18 एक्सपर्ट्स का ये मानना था या तो इसको यहाँ पे खरीदा जा सकता है, और कई एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे थे कि यहाँ से आउट परफॉर्मेंस भी देगा, और ज़्यादातरों का एवरेज टारगेट जो है वो 350-340 तक के आसपास की रेंज में बनता है। शेयर अभी 300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो GSPL वैल्यूएशन के लिहाज से, पोल के लिहाज से, फाइनेंशियल डाटा के लिहाज से, आगे की ग्रोथ के हिसाब से और सस्ता होने के नाते ये अपने सेगमेंट में अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर मैं लास्ट में इस सब बात को कंक्लूड करूं तो सेक्टोरल चर्निंग का भी ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि गैस के स्टॉक्स में काफ़ी दम है और आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। उसमें GSPL स्टार परफॉर्मेंस हो सकता है। जी हाँ, अगर बात करें स्टॉक्स की जो कि एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो उसमें SBI का नाम काफ़ी ऊपर आ रहा है। PSU बैंकिंग स्पेस वैसे भी बहुत फोकस में रहा है, काफ़ी रन अप ऑलरेडी हो चुका है, पर एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में काफ़ी अपसाइड है। इनफैक्ट अगर ब्लूमबर्ग के कंसेंसस व्यू से जाएं तो ऑलमोस्ट 92% जो एनालिस्ट हैं वो उस पर उनका बाय रेटिंग है। 6% का ओनली 2% ऑफ द एनालिस्ट बोल रहे हैं कि शायद आपको शेयर बेच देना चाहिए, बट उसके अलावा 92% से ज़्यादा एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अपसाइड है। इनफैक्ट कंसेंसस अपसाइड की बात करें तो वो 20% है, ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस ऑफ अराउंड 720। आगे चल के काफ़ी ट्रिगर है SBI के लिए। ऑफ कोर्स ये कंट्री का सबसे बड़ा लेंडर है और रिटेल डिमांड की बात करें तो काफ़ी हाई रहा है इन टर्म्स ऑफ द लोन ग्रोथ, एंड दैट्स वाई जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि 12 से 14% तक क्रेडिट ग्रोथ तो रहेगा ही सिस्टम में। तो उसके चलते हमने काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। SME सेगमेंट से भी काफ़ी डिमांड बढ़कर आ रही है, तो वो भी एक बेटर है। एंड कॉर्पोरेट एंड होलसेल बुक जो कि बाकी लेंडर्स ने अपना कम कर दिया था वहाँ पे एक्सपोजर, वहाँ पे अभी SBI के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना होलसेल एज वेल एज कॉर्पोरेट बुक को भी एक्सपैंड कर सकता है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उनका जो रिटर्न ऑन एसेट के टारगेट्स थे 1% प्लस के, वो बैंक ने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। आगे जाके उनके उस पर और भी अच्छे टारगेट्स बन रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट भी बिनाइन रहेगा या मतलब कंट्रोल्ड रहेगा, क्योंकि जो पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो हो चुका है, तो क्रेडिट कॉस्ट पे आगे चल के ज़्यादा प्रेशर की उम्मीद नहीं है। और जो
बैंक है उसके पास अभी इतना कैपिटल है अपनी बैलेंस शीट पे कि उनको फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो डाइल्यूशन का ओवरहैंग होता है वो भी नहीं आना चाहिए। तो जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है उसके लिए ऑलरेडी बैंक के पास कैपिटल है। तो चाहे क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, मार्जिन्स की बात करें या फिर रिटर्न रेशियोज़ की बात करें, तीनों पर्सपेक्टिव पे ऐसा लग रहा है कि SBI के लिए काफ़ी अपसाइड है। जी बिल्कुल, EPL जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे अगले 12 महीने में जो टारगेट रिटर्न पोटेंशियल देखा गया ब्लूमबर्ग से, वो लगभग 22% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन क्यों है बाजार बुलिश, इसके रीजंस हम बताते हैं। सबसे पहला है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखने मिल सकता है ब्राज़ील के मार्केट से। ऑलरेडी मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो $20 मिलियन की जो है टोटल एक्सपेंसेस आई है और उनकी एक नई प्लांट कमीशन हुई है। अब जो है मैनेजमेंट कहा है कि जो FY24 में उनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है ब्राज़ील में वो और बढ़ेगी, तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है सस्टेनेबल पाइप्स, इनके डिमांड में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और ब्रोकरेजेस का मानना है कि लगभग जो डिमांड है उनकी वॉल्यूम स्पेसिफिक वो 2 गुना हो सकती है FY24 में। कंपनी में मार्जिन्स में ज़रूर प्रेशर आए थे पिछले 2 या 3 क्वार्टर में, लेकिन अब जो है वो रिवर्सल्स देखने मिल रही है क्योंकि पॉलीमर प्राइसेस में के जो दाम है वो उसमें गिरावट देखने आ रही है। हालांकि एल्यूमिनियम फॉयल प्राइसेस अभी भी स्टेबल हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दें कि हाल ही में मैनेजमेंट चेंज हुई है, जहाँ पे नए CFO आए हैं दीपक गोयल, और उनके जो Q1 नंबर्स जो रिसेंटली आए थे वहाँ पे भी रिटर्न ऑन कैपिटल में जो एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला, लगभग 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ओवरऑल देखें तो बड़े बड़े कस्टमर्स को जो है वो अभी सप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके कोलगेट, P&G, DCB बैंक, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में एक अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बेहतरीन मूव देखने को मिला है। पर DCB बैंक YTD बेसिस पे 4% की हमने गिरावट इसमें देखी है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कंपनी के खराब नतीजे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि नतीजे इतने इंप्रेसिव नहीं थे और बीती तिमाही के नतीजे भी, जहाँ पे हमने देखा कि नंबर्स जो है मार्जिन के फ्रंट पे और साथ ही एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे कमज़ोर तरफ ही आते हुए दिखे थे, जिसके चलते स्टॉक में एक दबाव जरूर था। पर अब यहां से अगर एनालिस्ट की माने तो 85% एनालिस्ट मौजूदा स्तरों पे एक बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं और साथ ही साथ मौजूदा स्तरों से 20% का रिटर्न पोटेंशियल इस काउंटर में वो देख रहे हैं। तो DCB बैंक के बारे में बात करते हैं और क्या कुछ इसके पीछे की वजह रहेंगी कि बैंकिंग जो आगे वाली ग्रोथ है वो क्या कुछ फैक्टर्स उसको सपोर्ट करेंगे, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कंपनीज की रिकवरीज देखें तो वो आने वाले क्वार्टर्स में सुधरती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि 8 क्वार्टर्स के लो पे कंपनी के कलेक्शंस आते हुए दिखे थे, जिसका एक असर इनके फाइनेंशियल्स पे भी पड़ा था। पर आगे चल के जो इनकी रिकवरीज हैं वो सुधरती हुई नजर आएंगी, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। साथ ही मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी बहुत बेहतरीन आई है, यानी आने वाले 3 से 4 साल में वो अपनी बैलेंस शीट डबल करने का टारगेट रख रहे हैं। ROE में भी इंप्रूवमेंट के लक्ष्य हैं, जहां पे आगे चल के वो 14% ROE में सुधार लाना चाहते हैं। और साथ ही अगर कंपनी के कासा रेशियो की बात करें तो मौजूदा जो कि 25.6% है उसको बढ़ाकर वो 30% अपना कासा रेशियो अचीव करने का लक्ष्य रख रहे हैं। कई सारे बैंक ब्रांचेस ओपन करने का इनका प्लान है और साथ ही साथ अगर सक्सेशन प्लानिंग की बात करें तो कंपनी एक नए CEO की भी तलाश कर रही है, तो अगर वो भी हो जाता है तो वो एक चेरी ऑन द केक माना जाएगा। तो इसीलिए DCB बैंक पे फोकस है। जी हाँ, तो जब 12 मंथ पोटेंशियल रिटर्न को देखें तो LIC का एक स्टॉक है जो फीचर करता है 22% पोटेंशियल रिटर्न बताते हैं स्ट्रीट एनालिस्ट, और 850 का प्राइस टारगेट दिया है। ओवरऑल कंसेंसस एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस यही है। क्यों? पहला रीज़न है कि जो वैल्यूएशंस है LIC के काफ़ी चीप है, 0.6 टाइम्स प्राइस टू EV पे ट्रेड करता है LIC। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सारे लाइफ इंश्योरर्स में, लिस्टेड लाइफ इंश्योरर्स में LIC चीपेस्ट है वैल्यूएशंस मैट्रिक पे। जब ओवरऑल EV की बात करें तो EV में भी एक अच्छा ग्रोथ दिखना शुरू हुआ है, तो वो एक की पॉजिटिव है। मैनेजमेंट काफ़ी फोकस्ड है। अब रीअलाइनमेंट चल रहा है कि न्यू एजेंसी फोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ और उसका एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, और बांका चैनल को भी स्ट्रेंथन करने का प्लान मैनेजमेंट ने बनाया है। तो आगे जाके वो भी एक की पॉजिटिव अनलॉक होगा। आगे जाके ऑल्सो एक LIC का ज़्यादा फोकस नॉन पार पे है, जो कि मार्जिन बेटर मार्जिन देता है वर्सेस पार प्रोडक्ट्स, तो उस पे भी एक फ्लिप आ सकता है। तो ओवरऑल कमेंट्री देखे
और असेस करें तो LIC पे बुलिश है ओवरऑल मार्केट और एनालिस्ट। भारत और दुनिया भर में फ्यूल की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है और ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। आपको नज़र रखनी है BPCL में, जिसमें कि एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि अगले एक साल में 23% की तेज़ी कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकती है। वजह यह है, पहला फैक्टर है मांग को लेकर। FY 24 से 26 के बीच देश की फ्यूल मांग में औसत 4.7% की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी की क्षमता विस्तार की भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं और अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ की कैपेक्स की योजना है कंपनी की। राइट्स इश्यू के जरिए अभी हाल ही में 18,000 करोड़ रुपए जुटाने को भी कंपनी मंजूरी दे चुकी है। कंपनी का रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की तरफ भी फोकस है। एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक 12% से बढ़ाकर 20% करने की योजना है कंपनी की और अगले 5 साल में 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का भी लक्ष्य है। और इसके अलावा 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 1 गीगावाट और 2040 तक 10 गीगावाट करने का लक्ष्य है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से BPCL पर आप नजर रखिए। जी बिल्कुल, एनालिस्ट के अनुसार ग्रीन पे इंडस्ट्री में एक अच्छा अपमूव आ सकता है अगले 1 सालों में। अगर एनालिस्ट के कंसेंसस टारगेट देखें तो अगले 1 साल में 20 से 25% मिल सकता है। इसके एक्चुअली कई फैक्टर्स है, कई रीज़न है, जैसे कि कंपनी ने एक नया MDF प्लांट शुरू किया है इसी मई महीने में, जिसके चलते रेवेन्यू में एक बूस्ट नज़र आ सकता है। इस प्लांट का एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ 2.4 लाख क्यूबिक मीटर्स है, जिससे कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग भी स्ट्रांग हो सकती है। टेक्निकल चार्ट भी अगर देखें स्टॉक का, तो स्टॉक एट प्रेजेंट एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन के आसपास घूम रहा है, जहाँ से एक स्ट्रांग मूव आने के चांसेस है। इसलिए टेक्निकली भी स्टॉक एक पॉजिटिव फैक्टर दिखा रहा है। कंपनी के फिनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन में 280 बेसिस पॉइंट की बढ़त नजर आई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके साथ साथ मैनेजमेंट आउटलुक भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा है। प्लाईवुड वॉल्यूम में कुछ 10% ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है FY 2024 के लिए। तो इन कारणों की वजह से इस शेयर में एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं अगले 1 सालों में। जी बिल्कुल, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि ये बैंक के रिटर्न ऑन 2% के ऊपर सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं तीसरे कंसेक्टिव क्वार्टर में। और ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है डिस्पाइट NIM कंप्रेशन जो करीब 30 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर था और करीब 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कॉस्ट टू इनकम रेशियो में। इसके बावजूद कंपनी ने अपना ROA 2% के ऊपर सस्टेन किया है। AUM ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है ये काउंटर के लिए। इनफैक्ट FY 24 के AUM ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है कि 25 से 30% के बीच रह सकते हैं और इनफैक्ट ये जो अच्छा ग्रोथ है अगले कुछ सालों तक भी चल सकता है, ऐसा लार्जली एनालिस्ट का मानना है। FY 24 में निम्स करीब 8.5% तक एक्सपेक्टेड है। एसेट क्वालिटी भी काफ़ी बनाइन है और क्रेडिट कॉस्ट इनफैक्ट 1.2% पर आ सकते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है और कॉस्ट टू इनकम रेशियो स्टेबलाइज हो सकता है अगले 3 क्वार्टर में, ये भी एक्सपेक्टेशंस है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी एनालिस्ट की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। ब्लूमबर्ग के कंसेंसस रेटिंग के मुताबिक करीब 89.5% एनालिस्ट ने खरीदारी की राय दी है और 10.5% एनालिस्ट ने होल्ड की राय दी है। और इम्पॉर्टेंट टू नोट कि एक भी एनालिस्ट ने बिकवाली की राय नहीं दी है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पोटेंशियल 12 मंथ टारगेट प्राइस कंसेंसस एस्टिमेट्स कहता है कि करीब 108.75 है और यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल करीब 27% का नजर आता है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे रेडार पर। एग्रोकेमिकल स्टॉक UPL जो है इसमें 20% से ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है और कंसेंसस के हिसाब से अराउंड 12 मंथ टारगेट प्राइस जो है वो अराउंड 775 पर शेयर है। काफ़ी एनालिस्ट ये स्टॉक को कवर करते हैं, लेकिन 75% से ज़्यादा एनालिस्ट ने ये स्टॉक पे बाय रेटिंग दिया है। तो देखते हैं UPL के फ्यूचर ट्रिगर्स क्या है। एनालिस्ट के मुताबिक जो डिमांड है, डिमांड के सुधार के कारण रेवेन्यू और एबिटा में काफ़ी ग्रोथ आ सकती है आगे जाके। और प्राइसेस की बात करें तो जून के लो से प्राइसेस काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है, तो इसका जो चैनल इन्वेंट्री का प्रॉब्लम था उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकती है। और डिमांड ऑफ टेक की बात करें तो नाफ्ता और लताम रीजन से डिमांड बढ़ने से वॉल्यूम में भी इम्प्रूवमेंट होगी और एनालिस्ट के हिसाब से ये Q3 FY 24 से ही होगा। और रियलाइजेशन ग्रोथ है वो Q4 FY 24 से आ सकती है।
और ये भी उम्मीद है कि जो डेट है, डेट बर्डन जो है कंपनी का, वो भी रिड्यूस होगा अराउंड $300 मिलियन से। तो ये था ट्रिगर्स ऑफ यूपीएल ऑन द बैक ऑफ डिमांड इम्प्रूवमेंट, ऑन द बैक ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ऑन द बैक ऑफ जो डेट है उस पे रिडक्शन के हिसाब से। तो एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव है यूपीएल के चलते, और ये ट्रिगर्स आपके रडार में होना चाहिए।